पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 4 बताता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried by all or any of them acting for all। दोस्तों सेक्शन जो 4 है पार्टनरशिप एक्ट का, वो बहुत ही अच्छे से पार्टनरशिप का डेफिनेशन को देता है। उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या बताया गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी पर्सन्स। देखो जो रिलेशनशिप होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सोशल और एक होता है कॉमर्शियल या फिर बोलो बिजनेस रिलेशनशिप। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पार्टनरशिप सोशल रिलेशनशिप है या बिजनेस रिलेशनशिप है? तो आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा पार्टनरशिप क्या है, एक बिजनेस रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? कुछ पर्सन्स के बीच में है। कितना पर्सन्स? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना है ये पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर ये दे रखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2030 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 50। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस कितना है, तो आपका आंसर होगा 2 एंड द मैक्सिमम नंबर इज हाउ मच? मैक्सिमम इज 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। जी, प्रॉफिट को शेयर करना इज मस्ट। अगर कोई लोग पार्टनरशिप बिजनेस चला रहा है, सपोज करो ए बी एन सी, तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को तीनों आपस में बांटेंगे ही बांटेंगे, जरूरी नहीं कि इक्वल, एज पर अग्रीमेंट। तो वही लिखा हुआ है हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट को कैसे बांटेगा? एज पर द अग्रीमेंट। ठीक है, उनके बीच में एक बिजनेस होगा और उस बिजनेस को कैरी करेगा कौन? सारे के सारे पार्टनर या कोई एक। अगर कोई एक कैरी कर रहा है तो वो ऐसा माना जाएगा वो बाकी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पार्टनर क्या होता है? अपने पार्टनरशिप फॉर्म का एजेंट होता है। दोस्तों पार्टनरशिप का डेफिनेशन समझने के बाद हम लोग पार्टनरशिप का कुछ इसेंशियल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में ये सारे इसेंशियल एलिमेंट का होना जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स, सपोज करो इनमें से अगर एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग है तो फिर हम कहेंगे ये पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना एक्चुअली में पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए ये सारे एलिमेंट्स का होना जरूरी है। ये एलिमेंट्स पार्टनरशिप के डेफिनेशन को समझ के पता चल जाता है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट बताया जाता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? कम से कम 2 लोग का होना जरूरी है। To form a partnership business, at least 2 persons are required. Maximum number of a partner is not given in the partnership act, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो मिनिमम कितना है? 2 और मैक्सिमम कितना है? 50। ये 50 है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप ध्यान देना। नेक्स्ट है, देखो पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए ना पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये अग्रीमेंट होता कैसे है? 2 तरीका से हो सकता है। अग्रीमेंट हो सकता है ओरल या फिर अग्रीमेंट हो सकता है रिटन। ठीक है जी, पार्टनरशिप के बीच में जो अग्रीमेंट है ना, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड। तो ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ ओरल अग्रीमेंट। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारे लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं और उसको लंबे समय तक रन नहीं कर पाते, बिकॉज उनके बीच में जो अग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? ओरल होता है। तो इसलिए आप जब भी कभी पार्टनरशिप करो फ्यूचर में तो आप क्या करोगे? रिटन अग्रीमेंट करोगे। तो देखो
पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट अगर रिटन है, यानी कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पेपर में अच्छी तरह से नोट डाउन कर रखा हुआ है और सारे पार्टनर ने वहां पर सिग्नेचर भी कर रखा है अपना, और उसको हम लोगों ने एज पर स्टम्प एक्ट उसको स्टम्प भी करवाया कोर्ट में, तो उस तरह के रिटन अग्रीमेंट को हम लोग बोलता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या पता चलता है? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पर्संस। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन एज अग्रीड बिटवीन और अमोंग द पार्टनर्स। क्लियर? तो अब एग्जाम में जो इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछेगा, पार्टनरशिप डीड में भी 3-4 ऑप्शंस देंगे आपको। सपोज करो पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है इट मे बी ओरल, इट मे बी रिटन, इट मे बी बोथ। तो पार्टनरशिप जो डीड है वो मस्ट बी रिटन होना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड कैन नॉट बी ओरल। अगर आपसे पूछे अग्रीमेंट कैन बी ओरल, तो आंसर इज यस। क्या पार्टनरशिप डीड भी ओरल हो सकता है? नो, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटन। तो पहला एलिमेंट बताता है पार्टनरशिप के बीच में एटलीस्ट 2 पर्सन होना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म में, और मैक्सिमम हो सकता है 50। जो सेकेंड एलिमेंट है, पार्टनर के बीच में होना पड़ेगा एक अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर रिटन है तो वो पार्टनरशिप डीड है। नेक्स्ट जो एलिमेंट बताया जाता है वो है लॉफुल बिजनेस। देखो, जब दो लोग किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में एंगेज्ड है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो कोई ना कोई एक बिजनेस रन कर रहा होगा और उस बिजनेस का लॉफुल होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। ठीक है, अब जो भी बिजनेस कर रहे हो, ए और बी जो भी बिजनेस कर रहा है, तो उस बिजनेस से क्या निकलेगा? साल के एंड में आएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर क्या करेंगे? आपस में शेयर कर लेंगे। देखो ऐसा क्या हो रहा है, मिस्टर ए सारा प्रॉफिट वो खुद ले लेता है और मिस्टर बी को ना फिक्स्ड अमाउंट 10,000 पर मंथ देता है। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ये तो एम्प्लॉयमेंट हो गया। ऐसा है कि बी इसका नौकरी कर रहा है। पार्टनरशिप तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे पार्टनर प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। जरूरी नहीं कि इक्वली प्रॉफिट को शेयर किया जाता है एज पर दी अग्रीमेंट। इन द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। क्या इसका मतलब? सपोज करो 3 पार्टनर है, ए बी सी। सपोज करो 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। ये तीनों ही पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज करो ए ने क्या किया, पार्टनरशिप के बिहाफ में आउटसाइडर से कोई एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, देखो ए ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप, तो ये ऐसा इंप्लाइड है उस ट्रांजैक्शन में तीनों लोग ही इन्वॉल्व है, तीनों लोगों का क्या है? कंसेंट है। तो एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज वेरी मच ट्रू। देखो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है और वहाँ से आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर वो बनाता है पीएल अकाउंट और वहाँ से निकल के आता है नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है, ये नेट प्रॉफिट का क्या किया जाएगा? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होता है, तो जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट ये सिंगल ओनर लेके चला जाएगा। यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पार्टनरशिप। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ओनर होगा। ये 2 या 2 से ज़्यादा क्या है? यहाँ पे पार्टनर्स है। इस वाले केस में जो नेट प्रॉफिट हुआ है ना, इस नेट प्रॉफिट को इन तीनों ही पार्टनर के बीच में आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स, हम लोग को एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना होता है, जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखते हैं फॉर्मेट कैसा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सिमिलर फॉर्मेट है जैसा आपको ऑलरेडी पता है, टी शेप में फॉर्मेट होता है फाइनल अकाउंट का। तो आप क्या करोगे, एक तरफ डेबिट ले लोगे और एक तरफ क्रेडिट लेना है। ऊपर में हम लोग लिखता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। आप पूरा लिखोगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में डालता है नेट प्रॉफिट, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट कर रखा हुआ है नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट को
पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का ना बहुत सारा तरीका है। क्या तरीका है? देखो क्या होता है, पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा। तो पार्टनर सोचो अगर अपना पैसा किसी बैंक में डालता तो उस बैंक से उसको इंटरेस्ट मिलता। सिमिलरली पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल डाला है तो ही मे टेक इंटरेस्ट फ्रॉम द बिजनेस इफ इट इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनर को क्या मिलेगा? उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर दो पार्टनर है तो आप दोनों को दोगे, या फिर एक पार्टनर है तो एक को दोगे, एज पर दी अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट में है तो ही देना है, अगर अग्रीमेंट में ना लिखा हो तो इंटरेस्ट पे करने का कोई जरूरत नहीं है। पार्टनर इंटरेस्ट के अलावा बिजनेस से सैलरी भी ले सकता है, सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनर सैलरी के साथ साथ कमीशन भी ले सकता है, कमीशन टू पार्टनर्स। देखो ये सारे चीज ना आपको तभी देना है पार्टनर्स को अगर ये सारे के सारे बात स्पेसिफिकली अग्रीमेंट में मेंशन है। तो पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट है उस अग्रीमेंट में अगर बताया गया है कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो ही हम लोग इंटरेस्ट देंगे उसको। अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है सैलरी देना है तो सैलरी देगा, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कमीशन पे करना है तो कमीशन पे करोगे। अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा है कुछ भी देने को तो आप ये सब पार्टनर्स को नहीं दोगे। क्लियर? अब देखो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा डाला था तो उसको बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है। सिमिलरली पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स भी तो करता है तो उस केस में फर्म उससे इंटरेस्ट लेती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहाँ पे लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आ जाएगा? अपोजिट में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड को बैलेंस करेंगे। देखेंगे यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, इसको हम लोग बोथ साइड डाल देगा और यहाँ पे कितना आ रहा है। सपोज करो इन सब को प्लस किया, हम लोग को मिला 1 लाख रुपीस, और इन सब को प्लस करने के बाद वी गॉट 80,000। तो 20,000 का जो डिफरेंस है ना ये होता है सरप्लस प्रॉफिट। इसको हम लोग कर देता है पार्टनर के बीच में शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको बोलते हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सपोज करो 2 पार्टनर है तो उन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो मेंशन इन द अग्रीमेंट। तो पीएल एप्रो में, पीएल अप्रोप्रिएशन में मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पीएल वो ले लेना है। ठीक है, अब अग्रीमेंट को आप पढ़ो, अग्रीमेंट में पार्टनर्स को क्या क्या देना ये मेंशन रहेगा। जो जो देने बोल रहा है वो आप देना शुरू करो। अगर सैलरी देने बोला है तो आप सैलरी दो, इंटरेस्ट देने बोला है तो इंटरेस्ट दो, कमीशन देने बोला है तो कमीशन दो। अगर पार्टनर ने ड्राइंग करा है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो आप इंटरेस्ट चार्ज करो। क्लियर यहाँ तक? अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा है कुछ भी तो आप ये सब कुछ मत दो, आप डायरेक्टली क्या करो, जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में शेयर कर दो। तो यहां पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, ना ही ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को क्या मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है 100 एंड 100 रेशियो में देना है तो आप उस रेशियो में दो। अगर अग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना इक्वली। पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना क्यों जरूरी है, अग्रीमेंट में लिखा हो या ना लिखा हो? क्योंकि पार्टनरशिप का जो इसेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, वहां पे एक एलिमेंट था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो एक पार्टनरशिप तभी पॉसिबल है जब पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं। तो अग्रीमेंट में मेंशन हो या मेंशन ना हो, आपको प्रॉफिट पार्टनर्स को देना ही है। बाकी सारे चीज क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग, सैलरी या फिर कमीशन, ये सारे चीज अगर अग्रीमेंट में बोल रहा है तो आपको देना है, अग्रीमेंट में नहीं बोल रहा है तो आपको नहीं देना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको देना ही है, अग्रीमेंट में बोले या अग्रीमेंट में ना बोले। अग्रीमेंट में जितना बोल रहा है उस रेशियो में दो, अगर नहीं बोल रहा है तो इक्वली दो। अब हम समझेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करती है, साल के एंड में उसको पता चलता है इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सोचो आपने एक बिजनेस अर्न चला रहा है, ठीक है, उस बिजनेस का जो प्रीमाइसेस है वो रेंट के ऊपर है। किसी साल क्या आप अपने लैंडलॉर्ड को बोल सकते हो कि सिंस इस साल हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपको इस बार हम रेंट नहीं देंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज ऑफकोर्स नो। प्रॉफिट हो या ना हो लैंडलॉर्ड को तो रेंट देना ही पड़ेगा।
ऐसा ही बहुत सारा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आपका प्रॉफिट हो या ना हो आपको पे करना ही पड़ेगा। क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है? सैलरी टू एम्प्लॉइज, रेंट टू लैंडलॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमीशन टू आउटसाइडर्स। ऐसा बहुत सारा एक्सपेंस है जो आपके प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता है। प्रॉफिट हो या ना हो आप उस एक्सपेंस को पे करोगे ही करोगे। उन सारे एक्सपेंस को बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो एक्सपेंस है वो होके ही रहेगा। उन सारे आइटम को या फिर उस सारे एक्सपेंस को आप क्या बोलोगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? सिमिलरली व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जब एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न किया है तो ही पेमेंट करना है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो नो नीड टू पे। उन सारे आइटम्स को हम लोग बोलता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या एग्जांपल्स है? तो पीएल एप्रो में आपने जो जो आइटम्स दिखाया था वो सारे के सारे क्या था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जांपल के तौर पे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अगर बिजनेस का लॉस होता है तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो दो, प्रॉफिट नहीं होगा तो मत दो। सिमिलरली सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। नेक्स्ट इज कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। तो ये जो आइटम्स मैंने लिख रखा हुआ 3 आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारे ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इनको आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाते हो। इसका मतलब ये है अगर किसी साल बिजनेस का लॉस हुआ है तो इन सारे आइटम्स का पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो इस वाले टॉपिक से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसका मतलब क्या है? देखो पार्टनर कभी कभी क्या करता है, बिजनेस में कैपिटल न डालकर बिजनेस में पैसा डालता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा हुआ है तो उसको जो बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगी। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर इज ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है, नो मैटर अग्रीमेंट हो या ना हो, पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन मिलेगा ही मिलेगा। अगर अग्रीमेंट है तो एज पर अग्रीमेंट मिलेगा। अग्रीमेंट में लिख रखा हुआ है कि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसको मिलेगा 7% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, तो आप वैसा दे दो। अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो हम लोग को कितना देना है? 6%। इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा ऑन लोन? वो है 6% पर एनम। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। 2 क्वेश्चन क्या है? पार्टनर ने अगर फॉर्म को लोन दिया है विदाउट अग्रीमेंट तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 6% पर एनम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? तो आंसर क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो या ना हो पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, इसको रिकॉर्ड कहाँ पे करना है? तो देखो जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सारा का सारा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। वो सारा का सारा आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी आइटम्स आप रिकॉर्ड करते हो ना वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जो आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड होता है पीएल एप्रो में। अगर एग्जाम में आपसे पूछे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसलिए रिकॉर्ड होगा पीएल एप्रो में। रेंट पेड टू अ पार्टनर अगेन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये रिकॉर्ड होगा पीएल एप्रो में। अब जो टॉपिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल पोर्शन से। इस प्रैक्टिकल पोर्शन से एग्जाम में 100% आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि इस चैप्टर से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट को आमतौर पे बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है सॉल्व करने में। तो आप अगर इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते हो तो आपको आई एम श्योर आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको मैं सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट, कमीशन टू
पार्टनर्स गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट। इसके अलावा कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आप खुद ही समझ सकते हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट पेड टू पार्टनर। तो ये सारे जो टॉपिक है, सैलरी टू पार्टनर, ये सारे इजी टॉपिक्स है। तो जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें इंटरेस्ट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना होता है वो ये 4 टॉपिक है: इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन टू पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड द पास्ट एडजस्टमेंट। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ना 2 केस हो सकता है। पार्टनर क्या कर सकता है, ड्राइंग ना लमसम में कर सकता है, या फिर पार्टनर ड्राइंग इंस्टॉलमेंट्स में कर सकता है। अब ये लमसम और इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है, देखो बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है और ये लोग को ले लो आप पार्टनर, ठीक है। तो ये पार्टनर बिजनेस है ना, एक ही बार में मोटा अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, से ₹60,000। तो मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस से एक बार में 60,000 विड्रॉ कर लिया। वो बार बार विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो एक ही बार में मोटा पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो उसको बोलता है ड्राइंग्स इन लम्प सम। कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर है ना वो पहले निकाला 10,000 रुपीज़, फिर उन्होंने निकाला 20,000 रुपीज़, फिर उन्होंने निकाला कुछ पैसा, फिर उन्होंने निकाला, वो बंदा बिजनेस है ना बार बार पैसा निकालता रहेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ये 2 केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझना होगा। अगर पार्टनर एक बार में ड्राइंग करता है तो किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और पार्टनर बार बार ड्राइंग करता है तो किस तरह से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखो, जो लमसम मेथड है उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, लमसम मेथड में क्या होगा, ड्राइंग होगा वन टाइम ड्राइंग होगा, से रुपीज़ वन टाइम ड्राइंग है 60,000। तो किस दिन ड्राइंग किया है वो भी डेट दिया रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे डेट ऑफ ड्राइंग दे रखा हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग दे रखा हुआ है, और दे रखा सपोज करो 1/7/2021 दे रखा हुआ है। और इंटरेस्ट का जो रेट है वो है, आप सपोज करो 12% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे पार्टनर ने जो ड्राइंग किया है, टोटल अमाउंट कितना ड्राइंग किया है 60,000। तो 60,000 आप ले लो। इंटरेस्ट कितना लगाना है हम लोग को 12%, ठीक है। कितने दिन का, तो डेट ऑफ ड्राइंग दे रखा हुआ है, उस डेट से लेके साल का एंड तक। तो इन्होंने ड्राइंग कब किया, 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 मंथ्स का हम लोग क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो 12 कैंसिल, 100 कैंसिल, एंड 9 6 जा 54। तो 5400 क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो लमसम मेथड आई एम श्योर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर पार्टनर एक लमसम अमाउंट एक पार्टिकुलर डेट को विड्रॉ करता है, तो उस डेट से लेके साल के एंड तक आप पीरियड काउंट कर लो, उस पीरियड का गिवन रेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। प्रॉब्लम कब होगा, जब डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में ना दिया हो। सपोज करो ये डेट नहीं दिया हुआ है, बस ये 2 इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो इस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, आप टोटल ड्राइंग्स ले लो, इंटरेस्ट का रेट 12% ले लो। अब सिंस हमारा डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन, तो आप क्या करोगे, ऑन एन एवरेज पीरियड 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। तो क्या मैंने समझाया यहाँ पर, अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है रिगार्डिंग डेट ऑफ विड्रॉवल, तो आप 6 मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। तो 6 मंथ का हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो जो 600 आएगा आंसर, वो हो गया हमारा आंसर। देखो, जो इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, वहां पर पार्टनर पैसा को इंस्टॉलमेंट्स में निकालेगा। तो इंस्टॉलमेंट का ना 2 केस है, मंथली इंस्टॉलमेंट हो सकता है या फिर हो सकता है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि साल में वो 12 बार ड्राइंग निकालेगा, और क्वार्टरली मतलब साल में वो 4 बार विड्रॉ करेगा। जब जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 2000 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग कितना होगा, 2000 इंटू 12, 24,000 टोटल ड्राइंग हो गया। अगर क्वार्टरली दे रखा हुआ है, पर क्वार्टर का वैल्यू दे रखा हुआ है 4,000, तो 1 ईयर का कितना ड्राइंग हो गया, 4,000 इंटू 4 यानी कि 16,000, ठीक है। यहाँ पे तो पार्टनर इंस्टॉलमेंट्स में ड्राइंग करता है। तो यहाँ पे आपको 2 केस देखने को मिलता है, एक है मंथली और एक है क्वार्टरली। मंथली यानी कि हर महीना पार्टनर ड्राइंग कर रहा है। तो आप ये बात ध्यान दो कि पार्टनर जब मंथली या क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है ना, तो अमाउंट क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा।
अगर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करेगा ना तो अकाउंटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो पार्टनर यूजुअली क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट से विड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा मिस्टर ए विथड्रू ₹2000 एवरी मंथ, तो कितना हो जाएगा टोटल ड्रॉइंग 24,000। अगर 4,000 एवरी क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है तो 4,000 इंटू 4 कितना हो गया 16,000। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ समझना है हम लोग को। तो आई होप आपको टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालना समझ में आ गया। अगर मंथली ड्राइंग क्या हुआ है तो पर मंथ का ड्राइंग को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टरली ड्राइंग है तो पर क्वार्टर के ड्राइंग को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अगर मंथली ड्राइंग क्या है ना, तो यहाँ पे तीन केस होता है। तीन केस क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर क्वार्टरली करता है तो यहाँ पे भी आपको तीन केस देखने को मिलेगा, क्वार्टरली में भी तीन केस दिखेगा। एक है आपका बिगिनिंग, एक है मिड, एक है आपका एंड। तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूँ किस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे इन तीनों ही केस में। पहले एग्जांपल समझोगे। मिस्टर ए विथड्रू ₹10,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऑन द मिड ऑफ एवरी मंथ, ऑन द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो ये तीनों ही बात बताएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा केस है, बिगिनिंग का केस है या मिड का केस है या फिर एंड का केस है। अगर पार्टनर महीना के शुरुआत में ही हर महीना ड्रॉ कर रहा है तो मंथली का बिगिनिंग वाला केस है। क्वेश्चन में बता रहा है ए विथड्रू ₹3,000 पर मंथ एट द मिड ऑफ ईच मंथ, तो कौन सा केस हो गया, मंथली का मिड वाला। अगर बता रहा है मिस्टर ए विथड्रू ₹3,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो मंथली का एंड वाला केस हो गया। इन द सेम वे क्वार्टरली का भी आप क्वेश्चन को पढ़कर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा केस है, बिगिनिंग का केस है या मिड का केस है या एंड का केस है। तो हम लोग कैसे ड्राइंग निकालेगा समझो। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ना आपको दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा। दो चीज़ क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले आपको चाहिए होगा टोटल ड्राइंग्स, फिर आपको चाहिए होगा एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा, मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, क्वार्टरली है 4 से मल्टीप्लाई करो। अब एवरेज पीरियड देखो, अगर मंथली ड्राइंग है और मिड में है तो आप एवरेज पीरियड ले लोगे 6 मंथ। क्वार्टरली ड्राइंग है, मिड में ड्राइंग हो रहा है तो अगेन आप एवरेज पीरियड कितना लेगा 6 मंथ। अगर पार्टनर हर महीना ड्रॉ करता है एट द मिड ऑफ ईच मंथ तो एवरेज पीरियड कितना हो गया 6 महीना। अगर पार्टनर हर महीना ड्राइंग, हर क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है वो भी बीच में, तो अगेन एवरेज पीरियड कितना हो गया 6 मंथ। ठीक है, देखो एक ट्रिक देखो, 1 मंथ इक्वल टू आप एज्यूम करो हाफ, 1 मंथ इक्वल टू आप एज्यूम कर लो हाफ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर पार्टनर हर मंथ के बिगिनिंग में, हर मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहा है तो आपने 6 मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट किया, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अगर पार्टनर महीना के शुरुआत में ड्राइंग करे तो आपको ज़्यादा दिन के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको कितना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देखो अगर पार्टनर महीना के बीच में विड्रॉ कर रहा है, ये महीना है, ये सपोज करो महीना है, महीना के बीच में विड्रॉ कर रहा है और पार्टनर ना महीना के शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे देना पड़ेगा, तो शायद आपको पता चल गया होगा यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पूरा पीरियड का इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर मिड में है तो आपको बस इतना दिन का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बिगिनिंग में है तो आपको इस मंथ का, तो अगर एंड में है तो इस मंथ का इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है आपको। तो आपको अगर बीच वाला समझ में आ गया, अगर हर मंथ के बीच में विड्रॉ करता है तो आप कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, 6 मंथ का। अगर महीना के शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा कितना, ये मंथली है कि नहीं, तो मंथ का मतलब मैंने क्या बताया था हाफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ मंथ का ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा। तो आप कितना लोगे, 6.5 मंथ लोगे। ठीक है, अगर आप महीना के एंड में विड्रॉ करते हो तो एंड में अगर विड्रॉ हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो मंथली केस है तो आप अगेन क्या करो, हाफ कम कर दो, यानी कि हो जाएगा 5.5 मंथ। ठीक है, सिमिलरली क्वार्टरली जब पार्टनर विड्रॉ करता है तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, और हर क्वार्टर में ना 3 मंथ्स होता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो अब जाकर इनका 12 मंथ्स पूरा होता है। ठीक है, अब पार्टनर ने हर क्वार्टर में ड्रॉ किया है तो बीच में जब भी ड्रॉ करेगा तो आपको लेना है 6 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, 1 मंथ इक्वल टू आपको हाफ एज्यूम करना है। ठीक है, और 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है, तो यानी कि 1 क्वार्टर इक्वल टू 1
हाफ लेना होगा आपको। अब इसका मतलब क्या है, देखो मंथली केस में मैंने क्या बताया था, अगर पार्टनर मिड में ड्रॉ करता है बिगिनिंग में, आप हाफ मंथ को बढ़ा दो। इन द सेम वे अगर पार्टनर क्वार्टर के बीच में ड्रॉ करता है, 6 मंथ लिया, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर अगर ड्रॉ करता है तो आपको टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा। मंथली केस में आप हाफ मंथ बढ़ाते हो, तो क्वार्टर केस में 1.5 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा ये 7.5 मंथ। ठीक है। सिमिलरली अगर क्वार्टर के एंड में ड्रॉ करता है तो पार्टनर को कम दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आप कितना टाइम कम करोगे, 1.5, जो कि हो जाएगा 4.5 मंथ। ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ समझाऊंगा आपको।